आज हम भारत में संविधान का विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। तो भारत में जो संविधान का जो विकास हुआ वो दो भागों में हम देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में जो 1773 से लेकर 1858 तक है, उसके बाद क्राउन के अधीन मतलब 1858 से 1947 तक देखेंगे। तो हम कंपनी के शासन के अंतर्गत पहला जो हम एक्ट पढ़ते हैं वो 1773 का एक्ट पढ़ते हैं। इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बातें थी। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये 1773 के एक्ट के कुछ महत्व तो है कि पहले तो कि ये पहला एक्ट था। कंपनी के कार्य को नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। और दूसरी बात है कि कंपनी के जो प्रशासनिक, राजनीतिक या आर्थिक जो भी कार्य था, ठीक है, इस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे नियंत्रण की मतलब धीरे धीरे प्रयास यहाँ से बढ़ाना शुरू करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी 1773 के एक्ट की क्या क्या विशेषता है। इसकी मुख्य रूप से 5 विशेषता है। पहला जो सबसे पहले है कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का जो है गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा, ठीक है। और इसमें पहला जो बना वारेन हेस्टिंग्स, इनके काल जो था 1772 से 1785 तक था। इसके सदस्य के लिए 4 और जो है सदस्य इसके कार्यकारिणी में दिए गए थे, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बात थी वो था कि अब जो है मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के इस समय 3 मुख्य जगह पर अच्छा नियंत्रण बना लिए थे 1773 तक। तो मद्रास और जो बम्बई है के गवर्नर जो थे, अब ये भी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, इनके अधीन हो गए थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तीसरी बात इसमें थी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम चौथी बात देखेंगे कि इसमें कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको भारतीयों के साथ निजी व्यापार, आपका उपहार, किसी भी प्रकार का रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 5वीं जो बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण 5वीं जो बात है कि इसमें अब कंपनी के लिए अब जो ब्रिटिश सरकार को है ना, मतलब भारत में जो कंपनी के राजस्व था, जितना वो कमाते थे, नागरिक या सैन्य जो भी मामले थे, वो सब ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। यानी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। ये आपके जो 5 बात जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी।
इसके बाद हम देखेंगे 1773 के बाद 1784 का एक्ट, इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे कि 1784 के एक्ट में क्या है। तो पहली बात कि ये जो 1773 के एक्ट में जो जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था, स्वाभाविक सी बात है। इसमें पहली जो बात थी कि इसमें कंपनी के जो राजनीतिक जो था, राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य था, ये दोनों पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। दूसरी जो बात थी, इसमें जो कंपनी के निदेशक मंडल और इस मतलब निदेशक मंडल को जो है इसमें व्यापारिक मामलों के लिए, इसको व्यापार के लिए रखा गया। और इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो नियंत्रण बोर्ड को जो है इसमें क्या बोलते हैं, राजनीतिक मामलों के लिए, मतलब राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, ठीक है। और इसी से यानी कहने का मतलब व्यापार अलग, राजनीति के अलग, दो तरीके से इसमें शासन की नींव पड़ी। इसीलिए इसको हम लोग द्वैध शासन बोलते हैं कि द्वैध शासन की यहाँ पे नींव पड़ी। और इसके बाद जो हम इसमें कोई खास अब नहीं देखते हैं कि इसमें ऐसा कुछ और भी कुछ बात, मतलब क्या है कि जो 1773 के एक्ट में था उसी को फिर से दोहराया गया, कि दोहराया या कि मतलब ये कहे कि जो नियंत्रण बोर्ड था, जो इससे पहले 73 के एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि जितने भी नागरिक थे, सैन्य और राजस्व, ये सारे मामले ब्रिटेन को देता था, तो उस पर इनको सीधे जो है नियंत्रित करने का अधिकार मिल गया नियंत्रण बोर्ड को। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था। अब हम आगे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट आता है 1793 का एक्ट। ये कोई खास महत्व का नहीं है। अब हम 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो इस चार्टर एक्ट में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो तीन महत्वपूर्ण बातें थी। पहला ये था कि इसमें जो ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो समाप्त कर दिया। लेकिन इसके साथ ही जो चीन के साथ व्यापार था, चीन के साथ व्यापार था और चाय का जो व्यापार था, ठीक है, ये दोनों को यथावत बने रहने दिया गया, ठीक है, इस पर भी छेड़छाड़ नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण बात था कि शिक्षा पर 1 लाख जो है पहली बार खर्च करने की बात किया। ध्यान रखें, लेकिन ये ब्रिटिश, मान लीजिए, अंग्रेजी माध्यम के लिए और अंग्रेजी पाठ्यक्रम के लिए ही इसको बाद में खर्चा किया गया है। इस पर एक शिक्षा का विवाद भी, आंग्ल भारतीय विवाद भी होता है, ये बाद में कभी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से। तीसरी बात थी धर्म। अब जो है मिशनरी जो थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी जो थे, इसको जो लाइसेंस लेके धर्म प्रचार करने की अनुमति भारत में दे दिया गया, ठीक है।
तो ये 1813 के जो यही महत्वपूर्ण बातें हैं, 3 बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम देखते हैं 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट है, इसमें भी 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जो है कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो पहले 73 में पढ़े थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये पहली बार जो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा का जो किया था। और दूसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण थी कि इसमें मद्रास और बंबई के गवर्नरों के जो विधायिका संबंधी शक्ति था, है ना, उसको छीन लिया गया। मतलब कानून बनाने का जो इनको जो पावर था अपने क्षेत्र में, छीन लिया गया। ठीक है। तीसरी जो बात है कि कंपनी को जो अभी 13 में पढ़े थे कि चीन और चाय को छोड़ करके बाकी व्यापारिक एकाधिकार उसका मतलब ख़त्म कर दिया गया था, इसमें अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब प्योर एकदम कंपनी जो थी एक प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। ठीक है। अब इसमें एक और बात थी, हालांकि बाद में लागू नहीं हुआ। खुली प्रतियोगिता के आधार पर बिना भेदभाव का नस्ल, धर्म, जाति के आधार, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर इसकी बात किया गया खुली प्रतियोगिता का। हालांकि इसको बाद में जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसके विरोध थे, उसके कारण से उसको रद्द करना पड़ा था, मतलब लागू नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे 1853 के एक्ट के बाद। तो 1853 के एक्ट में भी 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं कि इसमें 1853 में क्या है। देखिए 1853 में सबसे महत्वपूर्ण यदि बात कुछ थी तो वो थी कि हम जानते हैं कि एक जो गवर्नर थे अब तो भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे, तो गवर्नर जनरल के जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अब अलग कर दिया गया था और उनके लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। मतलब उनके कार्यकारी परिषद में कई 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, जिसको पार्षद बोलते थे उस टाइम, जिसको विधान पार्षद कहा गया। ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि एक नई विधान परिषद, पहला जो पॉइंट हम कहेंगे, एक नई विधान परिषद, जिसको हम लोग केंद्रीय विधान परिषद भी बोलते थे, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। और ध्यान रखिए ये छोटी संसद के रूप में काम करता था, इसको छोटी संसद भी बोलते थे। और ये ठीक उसी प्रकार काम करता था जिस प्रकार उस समय ब्रिटेन में जो संसद काम करती थी। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात है कि अभी जो हमने देखा था कंपटीशन की बात, तो इसमें खुली प्रतियोगिता को अपनाया गया। ठीक है। खुली प्रतियोगिता पर फिर से बल दिया गया। क्या आवाज कर। अब तीसरी बात है कि जो इनके जो केंद्रीय विधान परिषद था, अभी नई जो विधान परिषद बनाया गया था, ठीक है, इसमें अभी जो हमने बताया था कि 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, तो उसमें 4 जो था
बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों से मतलब किया जाना था। यानी इसको कहा जाए तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जिसको बोलते हैं। आरंभ यहीं से होता है, ठीक है। इसमें 4 पार्षद जुड़े गए थे, ये सब याद रखना उतना जरूरी नहीं है। तो यही 1853 के एक्ट के 3 महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्राउन के अधीन, मतलब ताज के अधीन जो शासन है 1858 से 1947 तक, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत इसमें मुख्य रूप से 3 बात महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली बात जो थी, अब भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब भारत का जो है वायसराय पद का गठन किया गया। सबसे पहले इसमें लॉर्ड कैनिंग बने प्रथम वायसराय। एक ये बदलाव आया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी, इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके जगह तीसरी बात क्या आई कि भारत सचिव, भारत सचिव के पद का गठन किया गया और इसके लिए 15 सदस्य जो थी, एक परिषद का गठन किया गया, जो इसको एक सलाहकारी परिषद था जो भारत सचिव को सलाह देती थी। तो भारत सचिव जो था, वास्तव में इन्हें भारत के संपूर्ण प्रशासन पर जो है संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दे दी गई थी। ध्यान रहे, ये जो सचिव थे वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। समझ रहे हैं बात को आप? सपोज कीजिए कि भारत किसी देश को गुलाम बना ले और भारत का कोई मंत्री वहां का सचिव बन जाए, उसी प्रकार वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था, ठीक है। और ध्यान रहे ये भी बात कि ये इसीलिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो ये जो भारत सचिव का पद था और जो ये 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया, ध्यान रहे कि सचिव और इसके परिषद को, इसको जो है एक प्रकार से इसको बोलते हैं निगमित निकाय। मतलब इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। इसको बोलते हैं हम लोग निगमित निकाय। तो यही इसकी मुख्य बातें थी, मतलब 1858 के भारत शासन अधिनियम का। अब हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो बात थी, क्योंकि अंग्रेजों को 1870 के विद्रोह के बाद लग गया था कि कानून की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किए बिना यहाँ शासन करना आसान नहीं था। तो इन्हीं कारणों से भारतीय सहयोग को लेकर के शासन करने के सोच ने 1861 के अधिनियम में एक बात इसमें शामिल किया कि पहली बात कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीय लोगों को शामिल करने की शुरुआत हुई। उसको गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाता था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो इस समय वायसराय थे, मतलब इसको एक शब्द में यदि कहें तो कानूनी प्रक्रिया में अब भारतीय नामांकित होने लगे गैर सरकारी के रूप में। और इसके बाद दूसरा जो है
विकेंद्रीकरण की। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अभी जो 1773 के एक्ट के बाद से लगातार केंद्रीकरण बढ़ रहा था, तो इसमें विकेंद्रीकरण की पुनः शुरुआत हुई। मतलब कि मद्रास और जो बम्बई थे, फिर से इसको कानून बनाने की शक्ति दी गई, मतलब विधायी शक्ति इसे पुनः बहाल किए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वायसराय जो थे, उसके जो कार्यकारी परिषद था, उसको अब अधिक नियम बनाने के लिए या आदेश देने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई। यहीं पे एक शब्द जो पीटी में कई बार आया है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। इसे विभागीय प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक सदस्य एक या अधिक विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था, ठीक है, और काउंसिल की ओर से उसको अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया था। और अंत में जो चौथी बड़ी बात थी, अध्यादेश। अध्यादेश की शक्ति लाया गया, और इसमें भी वही था 6 माह वाला, 6 माफ कीजिएगा, 6 माह के लिए जो इसकी अवधि होती थी, अध्यादेश की अवधि 6 माह के लिए होती थी। तो एक अध्यादेश एक महत्वपूर्ण चीज़ लाई गई थी इस एक्ट के माध्यम से। और इसके बाद हम देखते हैं आपका, तो अब हम पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा 2 बात महत्वपूर्ण थी कि इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद था, जो अभी हमने पढ़ा था कब बना, उसमें गैर सरकारी सदस्य जो थे, मतलब उसे बढ़ाई गई। सदस्यों की वृद्धि की गई, ठीक है। और इसके साथ ही हालांकि ध्यान रखना है कि जो बहुमत जो अभी भी थी सरकारी सदस्य को ही हुआ करती थी। दूसरी बात इसमें थी कि अब विधान परिषद के जो कार्य थे, जो पहले क्या था कि उसमें कुछ काम नहीं, मतलब करने के लिए उसकी आज़ादी थी, अब इसमें बजट पर जो है बहस कर सकते थे, ठीक है। और कार्यपालिका के जो प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते थे, उसका उत्तर देता, लेकिन आप यहाँ पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, मतलब उसके जवाब में प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 61 में तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो मार्ले मिंटो सुधार पर हम देखते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण था। तो इनके हम एक एक पॉइंट पर हम देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात है कि इसमें केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद के आकार में फिर से वृद्धि किया गया, और जो इसकी संख्या थी जो पहले 16 हुआ करती थी, उससे 60 सदस्य कर दिए गए, ठीक है। और ये अलग अलग विधान परिषद में जैसे जैसे संख्या थी उसी हिसाब से बढ़ाया गया रेशियो के ढंग से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय विधान परिषद था, विधान परिषद में ये यहाँ सरकारी बहुमत अभी भी था, मतलब सरकारी सदस्यों का बहुमत था, ठीक है। और जो प्रांतीय थे, प्रांतीय विधान परिषद जो थे, इसमें अब गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई, ठीक है। अब इसके साथ ही एक और इसमें बात जो आगे बढ़ी, उसमें अब जो परिचर्चा होता था परिषद में, विधान परिषद में,
उसको बढ़ाया गया। अब इसमें बजट पर संकल्प भी रख सकते थे, पहले तो केवल बजट पर बहस कर सकते थे, अब बजट पर संकल्प रख सकते थे सदस्य। पूरक प्रश्न पूछना, मतलब कोई प्रश्न पूछा उसको उत्तर दिया, फिर आप उस पर सवाल कर सकते थे, इसकी अनुमति इसमें दी गई। और इसके साथ ही पहली बार जैसे अभी हम कार्यकारिणी में जो भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें इस बार पहली बार एक विधि सदस्य के रूप में उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रसाद मतलब एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त करने का एक प्रावधान किया गया, और पहला सदस्य जो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में। और अंत में बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इस क्या बोलते हैं एक्ट की बात है वो है पृथक निर्वाचन, जिसके लिए मुख्य परीक्षा में पीटी में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत जानते हैं। पृथक निर्वाचन की शुरुआत, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा जाता है। मतलब कि इसमें ये मुस्लिमों के लिए दिया गया था, ध्यान रखना है। मतलब अब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था, बाकी गैर मुस्लिम नहीं कर सकता था। तो इससे सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्राप्त हुई, है ना। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जो सदस्य केवल उनके ही वोट से चुन के जीते जाते तो वो उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते, बहुसंख्यकों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। तो इस प्रकार ये मार्ले मिंटो सुधार थी। अब आइए हम अगले अधिनियम पर बात करते हैं। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करेंगे। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू थे उसमें भारत सचिव थे, ठीक है ना, भारत के राज सचिव। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे इसमें भारत के, तो इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो थी, इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। 1935 के अधिनियम से पहले सबसे विस्तृत अधिनियम 1919 का था। ये सबसे पहली बात है कि यह इसका उद्देश्य जो बोला गया, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की जो मतलब सूचियों में विभाजन, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए अलग अलग सूचियों का निर्माण किया गया, जिसमें वो अपनी अपनी सूचियों में कानून बना सकता था। ठीक है, ध्यान रखिए कि इसमें तीसरी जो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत आया, ठीक है, और हल्का सा संघ का लक्षण इसमें दिखा। सूचियों के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा को अलग अलग कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी जो तीसरा में देखते हैं हम, बहुत आलोचना भी इसमें हुई थी, जिसको बोलते हैं द्वैध शासन। ये प्रांतों में हुआ था। प्रांतों में जो प्रांतीय विधान परिषद में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हुई। देखते हैं कैसे। क्योंकि जो प्रांतीय विषय हुआ करते थे, जो प्रांतीय विषय थे, हमने बताया सूची जैसे प्रांतीय सूची, यानी जिसको हम लोग आज के समय जैसे राज्य सूची बोलते हैं, और संघ सूची उसी प्रकार प्रांतीय जो सूची के विषय थे उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक था हस्तांतरित और दो था आरक्षित विषय।
आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित जो विषय था, ठीक है, उसमें वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो हस्तांतरित थे, ये मतलब जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करते थे, उसके प्रति उत्तरदायी थे गवर्नर, ठीक है, और उनके सलाह से शासन करते थे, ठीक है ना। सलाह लेते थे वहाँ के, लेकिन आरक्षित जो विषय थे, ठीक है, ये गवर्नर जो अपने कार्यपालिका के जो परिषद उसमें जो सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, उनके माध्यम से ये शासन चलाते थे। और यह जो थे विधानसभा विधान परिषद के प्रति के उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। तो यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। ध्यान रहे कि आरक्षित जो विषय में थे, इसमें इम्पोर्टेंट विषय रखा गया था, और जो हस्तांतरित थे इसमें निम्न विषय, खराब कम महत्व वाले सूचियों को इसमें शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, चौथी बात, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और द्विसदनीय दो सदन, आज राज्यसभा लोकसभा है उसी प्रकार का, ठीक है। पहली बार इसमें द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। और दोनों ही सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों का जो चुनाव होता था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही होता था, ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, परिषद, ये वायसराय की परिषद जो थी, उसमें 3 सदस्य कम से कम भारतीय होना था। लेकिन इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, सेनापति का पद को छोड़ करके। छठी बात थी जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए लाया गया था, जो बेहद ही घातक साबित हुआ फ्यूचर में, वो जो अब यहाँ पे मेंस में अगर प्रश्न भी जीएस में आया हुआ कि 1900 मार्ले मिंटो सुधार ने ना केवल पृथक निर्वाचन को बनाए रखा बल्कि उसे बढ़ाया भी गया। तो कैसे बढ़ाया गया देखते हैं। मुसलमानों के अतिरिक्त इस बार क्या किया उन्होंने, सिखों को शामिल कर लिया, भारतीय ईसाई, और आंग्ल भारतीय, ठीक है। और इसके अलावा और भी यूरोपीय, जो बाकी यूरोपीय जो थे इंग्लैंड के अलावा, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन में व्यवस्था किया गया। तो कहने का मतलब इसको विस्तार भी किया, बना के भी रखा गया, बढ़ा के भी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तो और भी बात थी इसमें, जैसे कि इसमें जो मताधिकार जो था, इसमें खास करके संपत्ति है ना, संपत्ति का, शिक्षा, और जितना कौन कितना कर देता है, इस आधार पर मताधिकार का मतलब विस्तार किया गया, ठीक है। इसके अलावा एक जो थी
हाई कमीशन जो भारत के उच्चायुक्त थे उसकी नियुक्ति की गई लंदन में, और उसमें बहुत सारे जो कार्य भारत सचिव के जो थे उसको इसी भारत के उच्चायुक्त में ट्रांसफ़र किया गया। और उसके बाद जो इस अधिनियम का एक जो विस्तृत बात थी वो थी पहली बार बजट का, ठीक है, केंद्रीय जो बजट थे और राज्य या प्रांतीय बजट अलग अलग हो गए। अंत में देखते हैं कि इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो ये इनके महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाना था जो इसी एक्ट के तहत, ठीक है। तो वो 10 साल के बाद इस उत्तरदायी जो सरकार की ओर बढ़ने की वाली बात कहा था 1919 के जो मांटेकी चंद्र सुधार में, उसकी जांच करना था। लेकिन आपको पता होगा कि ये 10 साल से पहले ही आपने सुना होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का 1927 में ही इसको गठित कर दिया गया, जिससे भारतीयों ने विरोध किया। इसमें 7 सदस्य थे, कई बार पूछा गया, 7 सदस्य थे, ठीक है, सभी गोरे थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि सभी भारतीयों ने, सारे 7 सदस्य ब्रिटिश होने के कारण इसको भारतीय सभी दल जो उस समय थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया, ठीक है। इस साइमन कमीशन ने क्या किया कि आपका जो देश शासन प्रणाली थी और जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, इन सारे चीज़ों को आगे उन्होंने बढ़ाने के लिए सिफारिश किया, ठीक है। साथ ही ब्रिटिश सरकार को जब इन्होंने सोचा, ब्रिटिश सरकार को जब इन्होंने साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, तो उस आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। आयोजित किया गया। उसके आधार पर इन गोलमेज सम्मेलन के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ कि 1919 के क्या माना काम उसमें हुआ नहीं हुआ, और बाद में यही श्वेत पत्र इन्हीं के आधार पर 1935 का एक्ट बना। बाद में हम पढ़ते हैं तुरंत इसके बाद। और लेकिन इस बीच में हम और देखते हैं 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो गई कि 1932 में इसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड बोलते हैं इसको, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड 1932 में लाया गया। इसको हम बताते हैं कि क्या है। ये वास्तव में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने इसको अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक योजना लाया था जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस अवार्ड में आप तो जानते हैं कि अभी मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। अब क्या किया सांप्रदायिक अवार्ड ने, ये दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया। और इसी कारण से इस पर भारी विवाद की स्थिति हुआ, ठीक है। खास करके गांधी जी इससे तीखा विरोध किया
और इससे क्या हुआ कि जो पूना की जो यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो आमरण अनशन शुरू करने के कारण क्या हुआ, जब उनकी तबीयत बिगड़ गई तो अंबेडकर को मजबूरी में समझौता करना पड़ा, जिसको हम लोग पूना पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पूना समझौता हुआ। फिर उसमें दलितों के लिए जो संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अब मान लिया अम्बेडकर ने, और उनके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में उनके सीटों की संख्या को बढ़ाई गई। अब हम देखते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात करते हैं अधिनियम की, वो है, तो इसमें क्या क्या बातें हैं उस पर हम एक एक देखते हैं। ये एक जो है पूर्ण उत्तरदायी पीटी में पूछता है, इसीलिए उत्तरदायी पूर्ण उत्तरदायी, तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ाने के लिए एक कदम माना गया। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा लंबा विस्तृत दस्तावेज था। इसमें क्या बोलते हैं, ये कि बहुत ही मतलब 300 अनुच्छेद जो था, इसमें 10 अनुसूची था। एक विस्तृत दस्तावेज था ये। ठीक है, तो इसकी हम विशेषता को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें रियासत और ब्रिटिश जो भारत था, दोनों को मिल करके बनाया जाना था। ठीक है, और इसमें 3 सूचियों में विभाजित किया गया। ठीक है, राज्यों और मतलब केंद्रीय के, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती हम लोग अब भी जानते हैं। हालांकि ये इतना जटिल था कि संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसको देसी रियासत न केवल इनकार कर दिया, बाकी लोग भी इसे खड़ा हुआ दस्तावेज घोषित किया, इसीलिए कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर, तो जो कि पीटी में क्वेश्चन आते रहता है कि ये प्रांतीय स्वायत्तता, शुभारंभ कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी राज्यों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना इसमें हुई, और जो गवर्नर था राज्य के विधान परिषद के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी थी, और मंत्रियों की सलाह को मतलब मानना अनिवार्य था। जैसे आज की तरह मान के चलिए कि राज्यपाल जैसे स्थिति है, उसी तरह से लगभग वही स्टेटस हो गई थी। इसी के आधार पर आगे चुनाव भी हुआ था 1937 का, और 1939 में किस परिस्थिति में विश्व युद्ध शुरू हुआ, बिना पूछे तो इस्तीफा दे दिया, वो कहानी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में। तो प्रांतीय स्वायत्तता हो गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अब प्रांतों में देव शासन को समाप्त करके केंद्र में देव शासन। अभी 1919 के एक्ट में प्रांतों में देव शासन लागू हुआ था, केंद्र में देव शासन शुरुआत हुई। और वही बात इसमें भी कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के माध्यम से, बाकी आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें और भी बातें थी, वही पृथक निर्वाचन, जो श्वेत पत्र जारी किया साइमन कमीशन ने, उसको सुनते हुए इसको पृथक निर्वाचन में जैसे महिला, मजदूर या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उसको बढ़ाया गया, है ना। दलित जाति हो गई आपका,
महिलाएं, मजदूर, इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है। और इसमें अब जो मताधिकार का विस्तार जो था 10% तक किया गया। इसमें और जो महत्वपूर्ण बातें थी, एक आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना, और सातवीं जो बात थी एक क्या न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की बात है, सुप्रीम कोर्ट, और तीसरी बात जो थी संघीय लोक सेवा आयोग, जो बाद में यूपीएससी बना। यही नहीं, इसमें वो तमाम बातें थी जो आज है। संघीय लोक सेवा आयोग बना, राज्य लोक सेवा आयोग बना, संयुक्त क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त सेवा आयोग बना। इसको राज्य की जगह प्रांतीय है ना, राज्य या प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो इस प्रकार से ये एक विस्तृत अधिनियम था जो 1935 का अधिनियम था। इसके बाद आपका जो है, आप जानते हैं कि फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उन्नीस तो तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए तो समझ रहे हैं कि जब आज़ादी ही था, तो इसमें अब ज़्यादा बात करने की फ़िलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है। ये आपके विषय है, आप पढ़ें इसको एक बार, इसमें क्या क्या हुआ। तो इस प्रकार से संवैधानिक विकास को पढ़ने के बाद हम एक बार मुख्य परीक्षा में जो जो प्रश्न आया उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो को वेट कीजिए। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चाहे पीटी का सारा क्वेश्चन हो 15-20 साल का, और मुख्य परीक्षा का सबको सॉल्व किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का उत्तर लिख के भी मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।